जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत है, आपको व्याख्या सहित वहां पर बताने का प्रयास किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा आएगा। इन 100 प्रश्नों को हम जल्द बनाएंगे। और जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड में? इसका सही जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होगी? आपको 2 से 3 सेकंड समय दिया जाएगा उत्तर का चयन करने के लिए, और फिर उत्तर बताया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कांच में। किसमें होती है? कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार मेज, यानी जिसे बैठकर महिलाएं श्रृंगार करती है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, श्रृंगार मेज में समतल दर्पण का समतल दर्पण के शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? डॉक्टर जो है कान और गला की अगर जांच करते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यह गुण होता है, छोटी वस्तु बड़ा दिखाई देता है। छोटी वस्तु बड़ा दिखाई देता है, इसी कारण इसे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर भी हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ट्रक चलाओ चालकों ट्रक चालकों या मोटर चालकों के चाल के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? जो ड्राइवर होते हैं किसी भी गाड़ी को चलाने वाले, उनके बगल में एक दर्पण होता है। उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 8वां नंबर का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है। 8वां प्रश्न, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? आप लोग गौर किए होंगे, जब भी बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, उसके बाद बादल के गरजने की आवाज आती है। ऐसा क्यों? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका चारों व्याख्या सामने कर देते हैं। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। यानी प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल गति से अधिक होती है। जिसका वेग अधिक होगा वो पहले धरती पर पहुंचेगा, और जिसका वेग कम होगा वो देर से पहुंचेगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि की चाल जो है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहाँ 332 मीटर प्रति सेकंड और कहाँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड? तो प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण प्रकाश हमें पहले से दिखाई देता है, जबकि ध्वनि की आवाज बाद में सुनाई देती है, लेकिन घटना दोनों एक साथ ही होती है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है।
बिजली के बल्ब में, याद रखिएगा, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस भरी जाती है। यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन गैस। इसका आंसर अलग हो जाएगा, याद रखिएगा, आर्गन गैस। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहां किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहां किया गया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल पोखरण में। पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। तारीख याद रखिएगा, 18 मई। कई बार डेट पूछ दिया जाता है। 18 मई 1974 ईस्वी को, 18 मई 1974 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। ये पोखरण कहाँ है? तो याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। राजस्थान के जैसलमेर जिला में। अगला प्रश्न है, दिन रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात का होना किसके कारण होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 12 नंबर का। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो गति होती है। पृथ्वी की दो गति होती है। एक होती है घूर्णन गति, या अपने धुरी पर घूमती है। एक होती है परिक्रमण गति, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण, यानी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण, जबकि दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण। इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह का नाम पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। बुध जो है सूरज के सबसे नजदीक है और वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर इसका क्रम याद रखना है तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये क्रम में बताया गया है। एक बार फिर सुन बता दें। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हीरा मिश्रण नहीं है। हीरा कार्बन के अपरूप है, यह मिश्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल विकास सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने, किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर का, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? उस पशु को नाम बताना है जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुत्ता। याद रखिएगा, कुत्ता एक ऐसा पशु है जिसे मानव द्वारा पहली बार प्रयोग में, यानी कि पालतू रूप में लाया गया था। कुत्ता के बारे में एक जानकारी और याद रखिएगा, नवपाषाण काल का एक स्थल है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का एक स्थल है बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। यह बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम की खुदाई से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए माना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन बनाने। क्या हो जाएगा उत्तर? बर्तन बनाने। पहिए का उपयोग जो है बर्तन बनाने के लिए, यानी कि चाक का उपयोग किया जाता था। ये पहिया रूपी चाक होता था जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए सर्वप्रथम किया गया था, ऐसा माना जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? जो जैन धर्म पर विश्वास करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वे महावीर को अंतिम क्या मानते हैं?
क्या होगा आंसर? बिल्कुल 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, तीर्थंकर। क्या मानते हैं? तीर्थंकर। यानी जैन धर्म जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर जो अंतिम तीर्थंकर थे वे 24वें तीर्थंकर थे। कौनवें तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था और 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। महावीर स्वामी जो हैं वह 24वें तीर्थंकर थे और वे अंतिम तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सन 1998 में। कब किया? सन 1998 में। डेट याद रखिएगा 11 मई। कितना मई? 11 मई 1998 को द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है यह पोखरण में ही किया गया, जो राजस्थान के जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है? कौन सा शहर बन गया है? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल यरूशलम। इसका आंसर हो जाएगा यरूशलम। ईसाई, इस्लाम, यहूदी के पवित्र स्थान बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, क्या होगा? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल चारों ऑप्शन में आंसर सी सही होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। सभी राज्य को मिला करके भारत का निर्माण किया गया है। यानी भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत आता है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न 22 नंबर, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को अगर बर्खास्त करने की नौबत आए तो वह कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यपाल राज्य में संविधान के अनुसार शासन तंत्र नहीं चल पा सकता है, तब वह राष्ट्रपति से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है और वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? याद रखिएगा पूछ रहा है नहीं की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी अन्य जो दिए हुए हैं ऑप्शन है, राजदूत, प्रधानमंत्री, महानिवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, गया एक धार्मिक स्थल है, यह किस राज्य में है? बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। कहाँ है? बिहार में गया एक जिला है जो धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल गया है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, अमरनाथ गुफा किस देश में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल भारत। भारत में अमरनाथ गुफा है। अगला प्रश्न, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कोयला खान के लिए। किस लिए? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है आसनसोल। यह झारखंड का एक शहर है आसनसोल, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे जरूरतमंद देशों को निर्यात करता है? यानी उसकी उत्पादन शक्ति भी अच्छी है और निर्यात
भी काफी ज्यादा मात्रा में करता है। वह कौन सा देश है? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे जरूरतमंद देशों को निर्यात भी करता है। अगला प्रश्न है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? 29 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल शिकार करना। एस्किमो जो है वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिकार करना। अगला प्रश्न है, इग्लू। इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? प्रश्न कई बार ये पूछा गया है, इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा एस्किमो। बर्फ से बनाए गए ये मकान होते हैं। इग्लू जो टुंड्रा ये ठंडे प्रदेशों में होते हैं, इग्लू एस्किमो द्वारा बनाए गए मकान को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब जमीन के नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? जमीन के नीचे का पानी अपने आप ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा झील। क्या हो जाएगा? झील। झील एक ऐसा पानी का स्तर है जहां जमीन के नीचे से पानी ऊपर की ओर आता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, जल का वल्क वाष्पीकरण किसमें होता है? वल्क वाष्पीकरण किससे होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा महासागर। महासागर का एरिया बहुत बड़ा होता है, यहाँ वल्क वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्पीकरण की दर काफी ज्यादा होती है महासागर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल जो है वह एशिया में कम्मा स्थान रखती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एशिया में भारतीय रेल प्रथम स्थान रखती है, पहला स्थान एशिया में रखती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल व्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारतीय रेल का, याद रखिएगा, विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है विश्व में। अगला प्रश्न 35 नंबर का है, भारत में प्रथम रेल कब बंबई से थाने के बीच चली थी? याद रखिएगा, प्रथम रेल कहां से कहां चली थी? बंबई से थाने के बीच। तो कब चली थी यह पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेल बंबई से थाने के बीच चली थी। यह डलहौजी के समय चली थी। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? डलहौजी थे। याद रखिएगा, डलहौजी भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? पूछा जा रहा है आधिकारिक भाषा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा जापानी। जापानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। यहां पर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली दो भाषा है, यानी कि कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी कार्य होते हैं उसके अंतर्गत दो भाषा को मान्यता दिया गया है। ये दो भाषाओं में एक भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी, और दूसरी भाषा है आपका फ्रेंच। कौन? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा, यानी दो भाषा, कार्य करने की दो भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है, एक इंग्लिश और दूसरा फ्रेंच। जबकि अन्य चार भाषा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है वह है चीनी। कौन कौन? याद रखिएगा, चीनी, यानी चीन की भाषा। रसियन, दूसरी कौन है? रसियन। चीनी, रसियन, अरबी, और एक हो गया स्पेनिश। स्पेनिश। तो आपको याद हो गया होगा, कुल हो गया चार भाषा मान्यता प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र, सॉरी 6 भाषा। 6 भाषा में आपको दो भाषा याद रखिएगा, कार्य करने की भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य चार भाषा जो है चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, इन भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऑप्शन में जापान को बाहर कर दीजिए क्योंकि जापान का उल्लेख कहीं नहीं मिला हमें। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, के एम राधी रणधीर सिंह, के एम रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? के एम रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी।
के एम रणधीर सिंह जो खिलाड़ी हैं वह निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव ने। किसने की थी? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु थे। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि जहांगीर के पुत्र ने जब अपने पिता के खिलाफ बगावत किया, विद्रोह किया, तो उसका साथ अर्जुन देव ने दिया था, जिस कारण अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिलवा दिया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। यह तो याद ही रख लीजिए। और हेग किस देश में है? हेग किस देश में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? याद रखिएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। इस 15 न्यायाधीश में जो है, इस 15 न्यायाधीश में जो सभी न्यायाधीश होते हैं, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का होता है। और याद रखिएगा इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की भाषा जो है वही है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश एक हमारे देश के थे जिन्होंने अध्यक्ष बने थे, उसका नाम नागेंद्र सिंह था। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष पद पर कौन बैठे थे भारतीय? नाम है नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार को होता है? वह माह का नाम बताना है जो तीसरे मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। क्या हो जाएगा? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक होती है। यह बैठक दिसंबर के मध्य तक चलती है। कब तक चलती है? याद रखिएगा दिसंबर के मध्य तक चलती है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है उसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो होती है, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को। आगे पढ़ते हैं। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? इसके नाम पर नहीं जाइएगा, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी। इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी। ब्लैक बॉक्स कहने का मतलब काला नहीं, यह बॉक्स जो होता है वह नारंगी रंग का होता है। याद रखिए जब कभी विमान दुर्घटना होता है, उस दुर्घटना होने के क्या कारण थे, यह जानकारी हमारे पास ब्लैक बॉक्स ही उपलब्ध कराता है। अतः दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है। अगर ये बॉक्स मिल जाए तो वह विमान किस कारणों से दुर्घटना हुआ है उसकी जानकारी हमें मिल पाती है। यह नारंगी रंग का होता है। किस रंग का? नारंगी यानी ऑरेंज रंग का होता है। अगला प्रश्न, गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहां किया गया था? गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए, सफाई के लिए 1986 में शुभारंभ कहां किया गया था परियोजना का? इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। याद रखिएगा 1986 में कहां किया गया था? वाराणसी में किया गया था। वर्तमान में नमामि गंगे परियोजना जो है वह गंगा की सफाई के लिए चलाया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? 2014 में। कब शुरू किया गया? 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के पुनरुद्धार एवं संरक्षण हेतु महत्वाकांक्षी योजना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका
देविका रानी रोरिक, रोरिक नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है देविका रानी रोरिक। इसे 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रथम व्यक्ति थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में। कहां है? ग्वालियर में है, याद रखिएगा, यह कॉलेज जो है वह ग्वालियर में है। अगला प्रश्न 46, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित है? भारत का प्रथम यानी पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह तारापुर में जो परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया, यह किसके सहयोग से? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1972 में। कब किया गया? 1972 ईस्वी में। इसमें जो है यूरेनियम जो उपयोग किया जाता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ से आयातित किया हुआ यूरेनियम ही उपयोग किया जाता है, यानी जो यूरेनियम का उपयोग होता है वह यूएसए से आयातित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिनाक क्या है? पिनाक नाम तो सुने होंगे, पिनाक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बहुनाल रॉकेट प्रणाली है। पिनाक क्या है? बहुनाल रॉकेट प्रणाली है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे मरुस्थल की राजधानी? बिल्कुल है, वह स्थल राजस्थान में ही होगा, क्योंकि मरुस्थल का फैलाव राजस्थान में है। और उस शहर का नाम बताना है आपको, उस शहर का क्या नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, उस शहर का आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? याद रखिएगा, सन सिटी के नाम से विख्यात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर को हम लोग सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कराकोरम राजमार्ग, कराकोरम राजमार्ग जो है किन दो देशों को जोड़ता है? किन दो देशों को जोड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन। सॉरी, इसका आंसर भारत चीन नहीं होगा। भारत चीन तो भारत पाक अधिकृत कश्मीर में चला जाता है काराकोरम, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है काराकोरम का क्षेत्र, इसलिए भारत नहीं होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ऑप्शन में अगर पाकिस्तान चीन दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और चीन। पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन के बीच में राजमार्ग काराकोरम राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? वह कौन सा देश है जिसके मानचित्र पर उसका राष्ट्रीय ध्वज बना रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा कैमरून। कैमरून जो एक ऐसा देश है जहां के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है, कैमरून, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा पोलो। याद रखिएगा, पोलो का मैदान जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। अन्य यहाँ पर जो दिए गए हैं पोलो जो खेल खेले जाते हैं, इस मैदान की लंबाई अगर कहा जाए तो 300 गज होता है, चौड़ाई 150 गज। लंबाई कितना होता है? पोलो में जो लंबाई होता है वह 300 गज होता है, चौड़ाई आपका 150 गज होता है, और गोल के बीच की जो फासला होता है वह 250 गज होता है। कितना होता है? 250 गज। इस रूप में देखा जाए तो पोलो का मैदान अन्य सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सचिवालय जो है वह राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? दमन और दीव को अलग कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
54 नंबर का, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करता है। अगला प्रश्न 55 नंबर का है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है। निश्चित वह राज्य में मसाला का उत्पादन काफी अधिक होता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस एकमात्र राज्य की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है? राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। इसके अलावे नागालैंड का भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की भी राजभाषा अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश नाम याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, और हो गया मेघालय, दो और है मेघालय, और नागालैंड तो है ही। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को जगह दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन है? पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य की बात की जाए तो केरल होगा, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा रहा है संघ शासित प्रदेश, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पांडिचेरी। क्या हो जाएगा? पांडिचेरी एक ऐसा पहला संघ शासित प्रदेश है जहां पूर्ण साक्षरता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? विदेशी यानी किस विदेशी को पहली बार भारत रत्न दिया गया था? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ये पाकिस्तान के नागरिक थे, इसे सबसे पहले विदेशी थे और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? राष्ट्रीय संवत के रूप में कौन से संवत को मान्यता प्रदान की गई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शक संवत को। क्या हो जाएगा? शक संवत को। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी में हुई थी, याद रखिएगा, 78 एडी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। शासक कौन था? कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ स्टेट्स के रूप में हम लोग प्रेस को जानते हैं। किसको? प्रेस को जाना जाता है। 61 नंबर का प्रश्न, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी देश का पहला कहां खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहां हो जाएगा? नई दिल्ली। आगे पढ़ते हैं, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? गजलों का जनक कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में और कुछ जानकारी बिल्कुल प्राप्त करना चाहिए। इसका अमीर खुसरो का मूल नाम जो था, वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। याद रखिएगा, अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के बदायूं में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध सूफी संत जो है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, यानी कि भारत का तोता। तूतिए हिंद मतलब क्या हुआ? भारत का तोता के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। यानी सितार और तबले का आविष्कार इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। सितार प्लस तबला, सितार और तबला होता है ना, सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बिहू, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर का? बिल्कुल असम। क्या हो जाएगा? असम का मुख्य पर्व है बिहू। अगला प्रश्न, 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किससे है? पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? याद रखिए, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जिन्होंने काफी गोल्ड जीता हो, जिसका ताल्लुक गोल्ड से हो। तो गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? यानी उस महिला की आत्मकथा जो लिखी गई वह गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। आंसर होगा पीटी उषा। पीटी उषा की आत्मकथा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की? बलवन दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था। बलवन, जिसने रक्त एवं लोह की नीति दिया था, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका 66 नंबर का उत्तर हो जाएगा जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, सी नंबर। जिल्ले इलाही का अर्थ हुआ ईश्वर का प्रतिनिधि। बलवन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, अपने आप को जिल्ले इलाही कहते थे। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है? वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश कहते हैं। तो निम्नलिखित ऑप्शन में कौन ऐसी राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग। आगे बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। आपको मालूम होगा लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उस गंध का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 68 नंबर का। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर का प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग प्रमुख था? कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? यानी सैनिक विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे अकबर के काल में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। मीर बख्शी अकबर के काल में सेना विभाग का प्रमुख कहलाता था। 70 नंबर का प्रश्न है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इसका उत्तर हो जाएगा 70 नंबर का। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा यूजेनॉल। क्या हो जाएगा? बी नंबर। यूजेनॉल जो है तेल का, लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठग प्रथा का दमन किया गया था, उससे संबंधित कौन था, यह पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। ठगों का दमन जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन हुआ था 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में दमन किया गया था। इस दमन को करने के लिए, यानी ठगों का दमन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल या स्लीमैन को नियुक्त किया था और इन्होंने ठगों का दमन 1830 में किया। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सन 1996 में माता पिता का भरण पोषण आज्ञापक करने वाला विधेयक पारित किया गया? वह कौन सा राज्य है? माता पिता का भरण पोषण करने के लिए विधेयक पारित किया गया था कब? 1996 में। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? रासायनिक आयुध के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
प्रयोग किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 75 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रिएटिन क्या है? एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित है? ये किसमें होता है? अल्फा क्रिएटिन होता है। याद रखिएगा, अल्फा क्रिएटिन जो है वह ऊन में होता है। किसमें होता है? ऊन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में क्या है? अनुचुंबकीय है। 77 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकृति में है वह अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का, फरक्का की नहर की जलवहन की क्षमता कितने क्यूसेक है? फरक्का नहर, पश्चिम बंगाल। फरक्का के नहर की जलवहन क्षमता कितने क्यूसेक है? यह पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? यानी किसका ईंधन मान जो है वह अधिकतम होता है, यह पूछने का प्रयास किया गया है। 79 नंबर का बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मान जो होता है वह सबसे अधिक होता है। 80 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इस चारों में देखना है कि कौन एक सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 80 नंबर का उत्तर हो जाएगा देवदास मध्य प्रदेश। देवदास मध्य प्रदेश यह सही है। बाकी टीक जम्मू कश्मीर नहीं है, चंदन केरल भी नहीं है, सुंदरी पश्चिम बंगाल भी नहीं है। आंसर हो जाएगा देवदास मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? प्रतिरोपण विधि वैसी विधि होती है जिसमें हम किसी भी पौधे को एक जगह से उखाड़ के यानी निकाल के दूसरे जगह पर उसे रोपते हैं, रोपण विधि कहते हैं। ये उसे प्रतिरोपण विधि भी कहते हैं। वह कौन सा फसल होगा जिसे हम एक जगह से निकाल के दूसरे जगह लगाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्याज। प्याज को हम प्रतिरोपण विधि द्वारा ही पैदावार करते हैं। प्याज हो गया, आपका धान भी प्रतिरोपण विधि के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 7.2%। 7.2%। 82 नंबर का क्या हो जाएगा? 7.2%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? 83 नंबर का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है वह किस जाति की है पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा निग्रेसम। निग्रेसम जाति की है। किस जाति की? निग्रेसम जाति की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? यानी एक ही व्यक्ति उसमें नृत्य करते हैं, एकल नृत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ओडिसी, यानी जो उड़ीसा की नृत्य है उसमें एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर का, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? दाईं से बाईं लिखी जाती थी। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, प्रैक्टिस में बनाए थे, चित्रात्मक लिपि के बारे में जाने थे। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वह भी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में कौन सी लिपि? यहाँ तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर इसमें क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि भी भारत के उत्तर पश्चिम में लिखी जाती थी, जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। मौर्य शासक अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? कौन सा तारा जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 नंबर का? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर प्रश्न पूछे सूर्य क्या है तो सूर्य एक
तारा है। हाँ, सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा की बात की जाए तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा पृथ्वी से है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह भी प्रश्न पूछा गया है, एक बार ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है? यम और नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता संवाद दोनों के बीच में वार्ता है, वह किसमें उल्लिखित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर का? बिल्कुल 87 नंबर का हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में जो वार्ता हुई है उसका उल्लेख किया गया है। इस कठोपनिषद यानी कौन से वेद का भाग है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद का एक भाग है कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं, मिलिंद पहनो राजा मिलिंद, यानी मिलिंद पहनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में होती है? उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नागसेन। किसके बीच में? नागसेन और मिलिंद पहनो के बीच में जो वार्ता होती है वही मिलिंद पहन पुस्तक में उसमें चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के बीच में, यूनानी राजा जो है मिनांडर के बीच में वार्ता होती है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में दोनों में आपस में बहस की जाती है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, इसका शहद का प्रमुख घटक जो है वह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अगला प्रश्न, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनी जो होती है वह हृदय धमनियां ही कहलाती है। क्या कहलाती है? हृदय धमनियां ही कहलाती है। 91 नंबर का प्रश्न, सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? यानी एक महिला को प्रतिदिन कितना दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यह पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 91 नंबर का? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 46 ग्राम। एक महिला को प्रतिदिन कम से कम 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? अगर पुरुष की मात्रा पूछा जाए, पुरुष को जो सामान्य काम करते हैं उसके लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन की जरूरत है, तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा 55 ग्राम। कितना हो जाएगा? 55 ग्राम। याद रखिएगा, महिला में 46, महिला में 46 और पुरुष में 55। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किए मिलता है? एक अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक दर्ज है और व्यक्तिगत नाम का उल्लेख करता है, वह कौन सा अभिलेख है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर का? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा मस्की। मस्की से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है, बाकी किसी अभिलेख में ऐसा उसने उल्लेखित नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को, अवलोकितेश्वर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदमपानी। पदमपानी के नाम से भी अवलोकितेश्वर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, यानी क्या कहलाते थे गुप्त काल में चांदी के सिक्का? गुप्त काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल रूपक। क्या कहलाता था? रूपक को चांदी का सिक्का या रुपयका भी कहते थे। इसको गुप्त काल में ये चांदी के सिक्का हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? यानी कि ईंधन काष्ठ, लकड़ी का ईंधन के रूप में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आंसर हो जाएगा भारत। भारत में ईंधन के रूप में लकड़ी का काफी मात्रा में उपभोग होता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रन। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रन।
अगला प्रश्न 98 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम था। 98 नंबर का, बिल्कुल 98 नंबर का उत्तर हो जाएगा मणिग्राम। क्या हो जाएगा? मणिग्राम जो है आपका प्राचीन काल में व्यापारियों का निगम था। 99 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था? न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल वर्ष 1996-97 में। वर्ष 1996-97 में भारत सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर को शामिल किया था। अंतिम प्रश्न, समा प्रश्न है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया था? ऑक्सीजन। इसका क्रम क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सभी क्रम में है। भूपर पट्टी से संबंधित एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर जानना चाहते हैं विस्तार से तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है आपको कुछ जानकारी देने में मैं सहमत हुआ हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।